प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। कोरोना के इस काल में, इस भयावह काल में, यूँ कहना चाहिए कि भयावह काल में एक तरह का भय छा गया है और इस भय से बचने के लिए हमें वे सारे उपाय करने चाहिए जो कि दिशा निर्देशों में सरकार ने बताए हैं। हमें अपने विवेक से भी कुछ कार्य करने चाहिए। हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। हमें बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें कोरोना संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को आइसोलेट कर देना चाहिए, उनमें उनकी मदद करनी चाहिए। जल्दी ही संक्रमण से लोग उबर जाते हैं यदि थोड़ी सी सावधानी बरतें। बहुत थोड़े लोग ही हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। एक अनावश्यक भय सा पैदा हो गया है। हालांकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने पर हम इसके भय से मुक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है भय है। तो हमने जो पिछला व्याख्यान था उसमें हम हिंदी भाषा की बोलियों पर चर्चा कर रहे थे और कल हम पूर्वी हिंदी की जो बोलियां थी उन पर चर्चा कर रहे थे। और पहली जो बोली, जो बड़ी बोली थी, मुख्य बोली जो पूर्वी हिंदी की है, वो थी अवधी। और अवधी का क्षेत्र हमने बताया कैसे इसका नाम पड़ा, अवध क्षेत्र था ये। और हमने कल मानचित्र से बताया था आपको कि भाई मध्य उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार है। और इसमें जो मुख्य जो ज़िले शामिल थे वो थे लखनऊ, खीरी लखीमपुर, बांदा, गोंडा, बस्ती, बहराइच, कानपुर, और आप देखिए इधर इलाहाबाद तक ये पहुंचता है। और देखिए आप इसमें बाराबंकी है, सीतापुर है, उन्नाव, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली। कानपुर दरअसल इसमें नहीं है, कानपुर का बटा हुआ है। कानपुर कन्नौजी में भी आता है और इसमें अवधी में भी आता है। तो कानपुर को आप ज़्यादातर अवधी में ही मान सकते हैं। और फतेहपुर, जौनपुर तक जो है इसका क्षेत्र था। अवधी ब्रज की तरह एक भाषा के रूप में भी प्रयुक्त हुई है। और आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसमें एक और कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज में रचा गया है, तो दूसरी ओर राम भक्ति काव्य अवधी में रचा गया ज़्यादातर। हालांकि ब्रज में भी रचनाएं हैं राम भक्ति काव्य की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारा सूफी काव्य है वो तो संपूर्ण ही आप कह सकते हैं अवधी भाषा में है। तो पूरा सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य के प्रमुख ग्रंथ जैसे रामचरितमानस ये अवधी में है। तो अवधी को आप एक बड़ी बोली के रूप में और उस समय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त, जब साहित्य, देखिए किसी भी बोली में जब साहित्य रचा जाने लगता है व्यापक पैमाने पर तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। लेकिन जैसा हमने बताया कि राजस्थानी आदिकाल में साहित्य की जो है हिंदी साहित्य की भाषा रही, तो उस समय हम राजस्थानी को भाषा का दर्जा कह सकते हैं। भक्ति काल में दोनों भाषाएं ब्रज और अवधी समानांतर चलती रही, तो अवधी का बड़ा रोल है। आप देखिए मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जो है इतने बड़े महान कवि हुए हैं जो अवधी में ही ज़्यादातर इन्होंने लिखा है। सूफी काव्य तो सारा अवधी में है ही। तुलसीदास ने हालांकि अपनी रचनाओं में ब्रज का भी प्रयोग किया है, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस है ये अवधी में है। और वैसे भी आप देखिए रामचंद्र जी अयोध्या के रहने वाले थे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ की बोली उसमें आएगी अवधी। और कृष्ण जो है वो ब्रज में पैदा हुए थे, तो वहाँ स्पष्ट है कि ब्रज की बोली आएगी। तो इससे भी आपको एक आसानी से रहती है कि कृष्ण काव्य ब्रज में है और राम भक्ति काव्य अधिकतर अवधी में है। लेकिन क्योंकि ब्रज भाषा भी उस समय थी इसलिए तुलसीदास ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया। इसके बाद अवधी के बाद जो दूसरी भाषा है वो है बघेली। जैसे बुंदेली थी, बुंदेलखंड एक इलाका था, ऐसे ही बघेलखंड भी एक इलाका है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। बुंदेलखंड भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश भी काफ़ी विस्तार में है। तो इनकी जो सीमाएं हैं दोनों ओर, यानी कि पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर अलग अलग खंड बनाती हैं, अलग अलग सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं। तो बघेलखंड एक इलाका है जहाँ बघेल राजपूत राज्य करते थे। और वो जो है आप देखिए उसमें उत्तर प्रदेश के तो कौन से आते हैं, उत्तर प्रदेश
का तो इसमें शायद कोई भाग आएगा नहीं, क्योंकि इलाहाबाद तक हमने कहा है, इलाहाबाद तक हमने कहा है कि अवधि है, तो ये तो शायद नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का तो इसमें बघेली में नहीं है, मध्य प्रदेश का ही बघेलखंड इलाका है। और ये रीवा वाला जो इलाका है ना, वो रीवा इन बघेल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। रीतिकाल में रीवा नरेश साहित्यकार भी थे। आप जब रीतिकाल पढ़ेंगे तो उसमें रीवा नरेश का जिक्र आता है। तो ये रीवा वही है। तो रीवा इसका मुख्य केंद्र था बघेली का, और इसके साथ सतना और शहडोल, ये आप देखिए रीवा जो इलाका है आपका ये है। हाँ, ये देखिए आप मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश की सीमा के नीचे जो है, ये देखिए आप रीवा, रीवा ये है। तो रीवा के आसपास का ये पूरा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश की सीमा तक का, ये बघेलखंड है। इसमें रीवा है, सतना है, शहडोल और है होना चाहिए, इसमें शायद नाम दिया नहीं शहडोल का। तो ये जो इलाका है हमारा पूरा का पूरा, ये इलाका देखिए। और कन्नौज और वो जो बुंदेलखंड वाला इलाका था वो झांसी वाला इलाका था, ये सीमा वाला इलाका। इसमें उत्तर प्रदेश भी था और मध्य प्रदेश भी था। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तक, जौनपुर तक तो है हमारा, मिर्ज़ापुर तक तो है हमारा अवधि, तो इसलिए वो उसका क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन सीमा तक ये बघेलखंड आप मान सकते हैं। मुख्यतः इसका देखिए रीवा बिल्कुल कुछ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से रीवा। तो रीवा, सतना और शहडोल भी यहीं कहीं होना चाहिए। तो ये तीन बड़े केंद्र यहाँ बघेलखंड के हैं। तो ये बघेल राजपूतों के कारण ये बघेली मानी गई है। ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आप देखिए तीसरी जो भाषा है बघेली के अलावा वो है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ का जो पूरा इलाका है आप देखिए, छत्तीसगढ़ इसमें ये दिखाया है नीचे, झारखंड, ये देखिए छत्तीसगढ़, आप ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ इलाका है पूरा छत्तीसगढ़। इसमें बस्तर तक आप देखिए, बस्तर होगा कहीं, बड़ा जिला है एक वहाँ का। कांकेर ये रहा इसमें, और इसकी राजधानी रायपुर ये रही। रायपुर, कांकेर और एक बस्तर और होना चाहिए इसमें। बस्तर भी जगदलपुर वगैरह तो हैं ही। बस्तर एक बड़ा इलाका है। ये इलाका बस्तर का ही है। जो आदिवासी इलाका है ना, ये सब बस्तर का ही है पूरा। ये दांतेवाड़ा जो आप नाम सुनते हैं, नक्सली प्रभावित इलाका, ये दांतेवाड़ा है। ये इस तरह से ये आपका देखिए बस्तर, ये दुर्ग है यहाँ पर। तो ये छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ये देखिए मध्य प्रदेश ऐसे था पूरा, ये मध्य प्रदेश है आपका। तो जो हमने वो रीवा, सतना था वो ये हैं, देखिए आप यहाँ पर तो बघेली थी, और मैं समझ रहा हूँ कि बघेली यहाँ छत्तीसगढ़ के तक भी शायद पहुँच रही होगी। तो इस तरह ये बघेली ली, उसके बाद ही फिर छत्तीसगढ़ी। अवधि ऊपर थी, ये अवधि, ये बघेली, और फिर ये छत्तीसगढ़ी नीचे तक आ रही है। पूरा आदिवासी इलाका भी इसमें आ जाता है। हालांकि आदिवासियों की बोली अलग है, फिर भी आपको जो हिंदी में शामिल किया गया है वो छत्तीसगढ़ी नाम से किया गया है। आदिवासी भाषाओं को अगर, बोलियों को अगर हम थोड़ी देर छोड़ भी दें तो हम ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदी बोली जा रही है छत्तीसगढ़ में, वो सारी छत्तीसगढ़ी के नाम से है। और उसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो आप देख सकते हैं, रायपुर है और ऐसे रायगढ़ भी है, दो हैं ये। रायपुर तो राजधानी है और रायगढ़ दुर्ग है। कांकेर है, राजनांदगांव है, सरगुजा है, कोरिया है। ये सारे जो नाम इसमें कहीं आपको मिल जाएंगे, वो सब के सब इसमें कांकेर है, देखिए आप, ये रहा कांकेर। तो ये सब आपके छत्तीसगढ़ी में आते हैं। अच्छा, वैसे छत्तीसगढ़ी का नाम कैसे पड़ा? वैसे तो हम बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ नाम है इसलिए छत्तीसगढ़, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर इसका जो नाम है, ये दरअसल चेदी राजाओं की भूमि रही है। चेदी राजा यहाँ राज करते थे और फिर उनके इस प्रदेश को चेदीसगढ़ कहा गया, और वही बाद में बिगड़कर फिर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। तो चेदी राजाओं से इसका संबंध है, नहीं कि 36 संख्या से। तो ये थोड़ा ध्यान देने की इसमें बात थी। छत्तीसगढ़ी का जो है ना, ये आपका देखिए, तो 3 पूर्वी
जो पूर्वी हमारी हिंदी है उपभाषा, उसकी 3 बोलियां हो गई, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये पूरा इलाका हमारा आदिवासी इलाका है। तो आदिवासियों की बोली को अगर आप छोड़ भी दो तो ये कम से कम पूरा छत्तीसगढ़ ऊपर वाला हिस्सा जो है ये तो छत्तीसगढ़ी का है ही, इसको आप पूरा मान सकते हो। तो ये हमारी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां थी। इसके बाद फिर आता है आपका बिहारी। बिहार का जो इलाका है वो सारा, देखिए बिहारी नाम तो बिहार से पड़ा होगा, और बिहार का नाम कैसे पड़ा आपको पता ही होगा। बिहार का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है विहार से, क्योंकि बुद्ध यहाँ, बौद्धों का यहाँ बड़ा प्रभाव रहा है, और बौद्ध जहाँ रहते थे वो क्या कहलाते थे, विहार कहलाते थे। और पूरे बिहार में मगध जो इलाका था वो पूरा बौद्धों से प्रभावित था, तो इसलिए इसको विहार। और फिर उसके बाद अब क्योंकि मैंने बताया था कि आपको वह की जो ध्वनि है वो बै हो जाती है पूर्वी बिहार में जाते जाते, तो वहाँ उसको बिहार बोलते हैं, उसी से ये बिहार नाम पड़ा है। और पूरे बिहार के इस जो सांस्कृतिक इकाई है उसकी उपभाषा को, इसकी बोलियों की उपभाषा को हमने, समूह को हमने क्या नाम दिया, बिहारी नाम दिया है। तो बिहारी की भी 3 बोलियां हैं, वो आप देखिए कौन कौन सी हैं। बिहारी में सबसे पहले आती भोजपुरी। अब देखिए कुछ प्रमुख बोलियां हैं, जैसे राजस्थानी है, अवधी है, ब्रज है, उन्हीं में भोजपुरी भी शामिल है। भोजपुरी बड़ी लोकप्रिय है, भोजपुरी सिनेमा आपने देखा होगा काफ़ी लोकप्रिय है, लोग बड़े चाव से देखते हैं भोजपुरी सिनेमा को। हिंदी सिनेमा में भी भोजपुरी का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, और एक अच्छा जो लोक संस्कृति का पुट है वो फिल्मों को बड़ा प्रसिद्ध कर देता है, उसमें भोजपुरी का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है उसकी। जैसे पंजाबी और हरियाणवी का कभी कभी उसमें कर देते हैं, ऐसे ही। तो आप देखिए, तो बिहारी में भोजपुरी सबसे जो है प्रमुख आप मान सकते हैं। और ये देखिए आपका बिहार का मैं निकालता हूँ, ये देखिए आप बिहार उत्तर प्रदेश से लगता हुआ। दरअसल भोजपुर, राजा भोज के इस वंशजों ने कहीं आकर यहाँ बसे होंगे, और उसके नाम पर ही जो है ये भोजपुर पड़ा होगा। उनकी राजधानी भोजपुर रही होगी और उसके नाम पर ही भोजपुरी पड़ा है। अभी भी कोई भोजपुर नाम का गांव अवश्य है यहाँ पर, और वो पड़ता है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर। तो इसमें तो शायद दे नहीं रखा वो, लेकिन ये इलाका देखिए आप, गोरखपुर जो आप जो देख रहे हैं ना आप, गोरखपुर, ये देखिए गोरखपुर, ये देवरिया, ये सब जो इलाके हैं, बलिया और गाजीपुर भी आप ले सकते हो इसमें। तो ये यहाँ तक का इलाका, ये जो इलाका है आपका, ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये इलाका, यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है, बिहार और ये नीचे झारखंड है। तो ये इलाका आपका कुछ हिस्सा, यानी यहाँ तक तो हमने अवधि बता दी थी, बस्ती तक तो ये बस्ती था, है ना, आजमगढ़ भी उसी में शामिल था, और यहाँ तक तो हमने, और ये मिर्ज़ापुर, यहाँ तक हमने अपना अवधि था। इसके बाद जो ये इलाका है, यहाँ कोई भोजपुर गांव भी है, उसके नाम पर ये भोजपुरी पड़ा है। और फिर ये आप देखिए उत्तर प्रदेश के, तो इसमें ज़िले हैं, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के हैं बस्ती, हालांकि बस्ती हमने अवधि में शामिल किया है, तो वो सीमाओं का फेर है कि कहीं उसमें अवधि बोली जा रही है, कहीं भोजपुरी बोली जा रही है, क्योंकि बड़ा इलाका होता है। फिर आप देखिए गोरखपुर, जो जिसमें मैंने बताया था आपका। फिर आपके बाद आता है देवरिया, ये देवरिया देखिए, ये रहा देवरिया, सीमा पर ही है ये, गोरखपुर ये रहा, देवरिया ये रहा, और बस्ती ये रहा। तो बस्ती का कुछ इलाका आपका भोजपुरी में आता है, और कुछ आपका ये तो रहेगा, ये ओवरलैपिंग तो है। बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर देखिए आप, गाजीपुर भी यहीं कहीं होना चाहिए, ये रहा गाजीपुर, ये गाजीपुर रहा, देखते जाइए आप। और फिर बलिया, ये बलिया रहा, बिल्कुल बिहार की सीमा पर, बिहार में घुसा हुआ है। और फिर उसके बाद बनारस, वाराणसी जिसको बोलते हैं, ये है एक बड़ी चीज़। वाराणसी कहाँ है? बनारस देखिए आप, बनारस तो बड़ा प्रसिद्ध है, वो कहाँ गया? चलो अभी देखते हैं इसमें बनारस कहाँ गया। जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, और बनारस कहाँ गया भाई? बनारस का इसमें नाम दिया है, तो बनारस भी होना चाहिए इधर ही कहीं। चलो छोड़िए, अभी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। फिर उसके बाद मिर्ज़ापुर और जौनपुर, ये फिर ओवरलैपिंग है, अवधि भी है और उसमें आपकी भोजपुरी भी है। तो ये आपका जौनपुर, आपका मिर्ज़ापुर ये रहा, देखिए आप, ये रहा वाराणसी, ये वाराणसी।
ये देखिए, ये वाराणसी, ये मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर का कुछ हिस्सा तो अवधी में आ जाता है और कुछ हिस्सा आपका भोजपुरी में आ जाता है। तो ये एक दरअसल ये लाइन जो है आप ऐसे ऐसे खींच सकते हो। ये इलाका आपका भोजपुरी का है। फिर बिहार के देखिए आप, बिहार के शाहबाद, छपरा, चंपारण, रांची और पलामू। तो रांची को आप आइडेंटिफाई कीजिए। रांची को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो फिर आपको आसानी होगी। ये सीमा पर ही होना चाहिए कहीं। सिवान वगैरह जो हैं, ये वैशाली, मुजफ्फरनगर, ये देखिए आप, सासाराम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बक्सर हो गया, आरा हो गया। ये देखिए छपरा, छपरा तो ये मिल गया आपका, छपरा इसमें है। तो शाहबाद, छपरा, चंपारण देखिए आप, और पलामू भी देखिए आप। ये कहीं झारखंड में तो नहीं गए? झारखंड में भी जा सकते क्योंकि ये पहले एक इलाका था ना ये। तो आप देखिए कहीं झारखंड में तो नहीं है। हजारीबाग, पलामू इसमें मिलेगा। ये रहा पलामू, देखिए आप। तो ये इलाका आपका, ये देखिए ये इलाका जो आपका साथ साथ वाला है, ये यहाँ से ये ऐसे चलेगा ये। और देखिए आप, और ये रांची रहा, झारखंड की जो राजधानी रांची है। झारखंड का जो इलाका है ये आधा से ज़्यादा ये आपका किस में है? भोजपुरी। तो मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है वो इलाका। क्योंकि आपको छपरा को ध्यान देना है। तो छपरा है ना, ये छपरा से लेके और ये रांची तक आ जाइए अब आप। पलामू इसी में है, हजारीबाग ये रहा देखिए आप। तो ये आपके शाहबाद, और देखिए शाहबाद भी कहीं न कहीं होना चाहिए, होगा कहीं, मिल जाएगा। चलो देख लेना आप, इस दौर में अपने हिसाब से देख लेना। ये आपका रांची आपका उसमें चला गया, पलामू आपका झारखंड में चला गया, चंपारण बिहार में ही है, वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और छपरा बिहार में है, शाहबाद भी बिहार में ही है। तो ये कुछ बिहार के हिस्से हैं, ये कुछ ये रांची तक का हिस्सा अपना झारखंड में है। फिर झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी हैं, तो फिर वही जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो बोलियां थी उसी तरह झारखंड की आदिवासी बोलियां भी हैं, लेकिन जो हिंदी में जो शामिल है वो इलाका आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से आपका ये भोजपुरी है जो 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, 3 राज्यों में फैली हुई है भोजपुरी। भोजपुरी बहुत संख्या में लोग बोलते हैं, आपने देखा भी, इलाका भी काफ़ी बड़ा है ये। इसके बाद जो है आपका भोजपुरी बड़ी इसकी एक बोली है बिहारी की। फिर आता है मगही। मगही भी, ये मगही को आप पटना देखिए आप, जो पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, पटना से शुरू होती है ये। और मगही को आप मानते हैं पटना, गया, हजारीबाग और पलामू। पलामू फिर पलामू में आप देखिए, पलामू था आपका, यहाँ पलामू है। तो ये बड़ा अजीब सा वो है कि रांची तो हम ले रहे हैं भोजपुरी में, भोजपुरी में भी ले रहे हैं, और इसमें ये मेरे कुछ समझ में कम आई बात। मुझे लग रहा है कि रांची, पलामू ये सब आपके मगही में आने चाहिए, हजारीबाग वगैरह ये सब मगही में आने चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे शामिल कर रखा है कुछ पुस्तकों में। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भोजपुरी का इलाका आप, ये बिहार की सीमा और ये उत्तर प्रदेश का ये इलाका है ना, और ये आपकी मगही है बीचों बीच, बिहार और झारखंड का जो बीचों बीच का हिस्सा है ना, ये मगही को मानो आप। तो क्योंकि रांची मगही में भी शामिल है, पटना, गया, हजारीबाग और पलामू 3 बड़े इसमें हैं। तो पटना ये हो गया, हजारीबाग भी कहीं न कहीं मिलेगा, ये हजारीबाग रहा। तो जब हजारीबाग है तो रांची भी होना चाहिए ना। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ कुछ और बोली, यहाँ कुछ और बोली। तो ये थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए इलाके भोजपुरी के हैं, और जो बिहार का मध्य बिहार है, पटना से लेके नीचे सीधी लाइन आ जाइए आप, रांची तक आइए, इसी में हजारीबाग है और यहीं पलामू है ना। गया भी यहीं होगा, ये गया रहा देखिए आप। तो ये बीचों बीच का जो हिस्सा है, इसको आप ऐसे ले सकते हो आप, ये बीचों बीच, ये आपका किस में आ जाएगा? मगही, जो मगध, दरअसल मगही जो है ना मगध से बना हुआ है। तो मगध का जो हिस्सा था ये पटना, पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो केंद्र पटना को मानते हुए आप सीधे आ जाइए, देखिए रांची तक। तो ये बीचों बीच का हिस्सा बिहार और झारखंड का, ये आपका मगही में आएगा। फिर उसके बाद आती है मैथिली। मैथिली बिहार, और बिहार का दरअसल पूर्वी जो भाग है उसमें ये झारखंड का विभाग आ जाएगा। अगर यहाँ आदिवासी बोली नहीं है तो ये हिस्सा आप मान लीजिए पूरा इधर का, जिसमें पूर्णिया है, जिसमें दरभंगा भी आ जाना चाहिए,
है ना। दरभंगा भी कहीं यही होना चाहिए, ये दरभंगा रहा। तो ये हिस्सा देखिए आप मैथिली का। तो मैथिली का मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इलाके हैं। दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। तो भागलपुर को देखिए आप, पूर्णिया, मुंगेर तो हमने देख लिया, ये पूर्णिया रहा, ठीक है ना, और भागलपुर ये रहा। यहीं कहीं मुंगेर होना चाहिए, मुंगेर आपका होगा कहीं यहीं, ये रहा मुंगेर। तो मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, और उसके बाद है आपका दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ये देखिए आप, ये दरभंगा रहा, तो यहीं कहीं मुजफ्फरपुर भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये इलाका जो है, ये देखिए आप, ये इलाका मैथिली का है। ये मिथिला प्रदेश, मैथिली नाम कैसे पड़ा, मिथिला प्रदेश, जो जनक, महाराजा जनक की राजधानी थी, जिसको जनकपुरी भी कहा जाता था, वो ये मिथिला है पूरा। उसके बाद फिर जो है असम आ जाता है, और झारखंड से के इधर आ जाता है आपका बंगाल और उड़ीसा नीचे। तो वो फिर अलग भाषाएं हो गई, वो हिंदी में शामिल नहीं है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हैं, लेकिन हिंदी में वो शामिल नहीं। तो हिंदी का प्रदेश आपका बिहार तक है, इधर झारखंड तक है। तो ये 3 बोलियाँ आपकी बिहारी की हो गई, मगही, मैथिली। अच्छा, मैथिली में भी देखिए आप, जिस तरह से हिंदी साहित्य के आदिकाल में राजस्थानी एक प्रमुख बोली थी, उसी तरह मैथिली भी थी। दोनों ही भाषाओं का दर्जा प्राप्त थी। मैथिली के आपको कवि याद होंगे, जिनको हम आदिकाल में ही पढ़ते हैं। कुछ लोग हालांकि उन्हें भक्ति काल में ले जाते हैं, लेकिन उनका समय जो है वो आदिकाल का है, और वो थे विद्यापति, और उनकी पदावली बड़ी प्रसिद्ध हुई है, आपको पता है। तो वो मैथिली में ही है, मैथिली में लिखते थे वो। तो मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। तो उस समय मैथिली बड़ी, अब तो मैथिली का उस तरह से प्रभाव नहीं है, लेकिन आदिकाल में मैथिली और राजस्थानी 2 ही प्रमुख भाषाएं या बोलियां रही हैं, जो साहित्य का माध्यम थी। तो ये हमारा था आपका पूर्वी और बिहारी, पूर्वी हिंदी और बिहारी। इसके बाद आता है हमारा पहाड़ी। देखिए, पहाड़ी के लिए हमें उत्तराखंड जाना पड़ेगा। उत्तराखंड का जो हिस्सा है हमारा, वो पहाड़ी में है। हिमाचल प्रदेश तो पूरा हिंदी, मतलब एक तरह से मान लीजिए खड़ी बोली और पता नहीं मिलजुल के है, लेकिन उत्तराखंड की कुछ बोलियां हैं, पहाड़ी बोलियों में गिनी जाती हैं वो, और ये 2 हैं। एक तो गढ़वाली और दूसरी है कुमायूनी। तो गढ़वाली देहरादून तक तो हमने, देहरादून के मैदानी भाग तक तो हमने खड़ी बोली मानी है। फिर आ जाता है आपका गढ़वाल। गढ़वाल में देखिए आप, टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी, ये हैं। ये देखिए आप, ये होना चाहिए ऊपर के हिस्से में, जैसे ये उत्तरकाशी है, देखिए आप, ये उत्तरकाशी है, ये उत्तराखंड है। और देहरादून से ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वो देखिए। तो टिहरी ये हो गया, टिहरी, और यहीं गढ़वाल होगा, पास में है। और ये उत्तरकाशी, ये जो मसूरी, जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पर IAS और अन्य अफसरों की ट्रेनिंग होती है, वो मसूरी ये है। तो ये पूरा पहाड़ी, देहरादून के मैदानी भाग में तो खड़ी बोली है, लेकिन देहरादून का जो ऊपर है, ये पूरा पहाड़ी प्रदेश है। देखिए आप, टिहरी है, उत्तरकाशी है, और चमोली भी